हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इस चैप्टर की एग्जामिनेशन वेटेज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन है, लगभग 4 से 5 नंबर का, और 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। सो इन टोटल 6 to 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। यदि हम लास्ट अटेम्प्ट्स की एग्जामिनेशन वेटेज को देखें, देन मई 18 में जब पहला पेपर हुआ था न्यू सिलेबस का, तब ये 7 मार्क्स का आया था। तब एमसीक्यू नहीं होते थे, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की वेटेज थी 7-9। मई 19 से एमसीक्यू आने शुरू हो गए, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6, 5, 4। ये 70 मार्क्स के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी एग्जामिनेशन वेटेज है। लास्ट एग्जाम्स 2021 के एग्जाम्स की बात करें यदि हम, तो जुलाई 21 में 2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है वो, और 3 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था। दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था SA 210 पर, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर छोटा सा चैप्टर है और बहुत सिंपल टॉपिक इसके अंदर बताए गए हैं। हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक एंटिटी की। वो एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है। उसका साइज लार्ज साइज भी हो सकता है, स्मॉल साइज भी हो सकता है। उसकी फॉर्म कॉर्पोरेट भी हो सकती है, नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकती है। सो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जहां पर ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अप्लाई इन केस ऑफ एवरी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, whatever is the business size and whatever is the legal form of the entity. Then, what are the points to be ensured by a person examining the financial statement that financial statement not mislead anyone? So इस रेफरेंस में कुछ जनरल अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस हुई, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंप्लाई हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंट एप्लीकेशन है, लेजर बैलेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती हैं, ट्रांजैक्शंस ऑथोराइज्ड हैं, ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर डिस्क्लोजर है। ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा बाय द पर्सन who is examining the books of account and financial statements. First one, ledger balances क्या एग्री करते हैं with the entries made in the books of account? Sufficient and appropriate evidences available है for the entries in the books of accounts? All transactions they are being recorded in the books of account, कोई omission नहीं है उनमें। जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाली गई है दैट इज क्लियर एंड विदाउट एनी एम्बिग्विटी। अमाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दे आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोजर्स आर मेड इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उसके बाद बात आती है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव की। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, जहां पर ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती है फाइनेंशियल पोजीशन का या फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, या फिर ओपिनियन दूसरी फॉर्म में भी दी जा सकती है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर की जो ये ओपिनियन है या रिपोर्ट है, क्या ये अपने आप में
कोई एश्योरेंस है, गारंटी है एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी और द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस विद विच द efficiency or effectiveness of the business operation that are being carried out in the entity? नहीं, ऐसा नहीं है, because audit suffers from some inherent limitations. So objective of the audit of financial statement is to express an opinion, और auditor की opinion help करती है in determination of true and fair view of financial position and financial result. बट एट द सेम टाइम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं दे शुड नॉट एज्यूम कि ऑडिटर ओपिनियन कोई एश्योरेंस है एज टू द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज और द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस विद विच द मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव की, जिनको हम ऐसे 200 में कवर करेंगे। ऑडिट का स्कोप इज डिटरमिन्ड बाय द ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू 3 एस्पेक्ट। वन इज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, सेकंड वन प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीएआई एंड थर्ड वन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स या लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी आप उनको बोल सकते हैं। सो स्कोप ऑफ ऑडिट इज डिटरमिन्ड हैविंग रिगार्ड टू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट एंड प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द ICAI, and at the same time it is to be kept in mind कि जो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स हैं या ICAI की प्रोनाउंसमेंट है they cannot override the requirement of the relevant statutes. इवन जो टर्म्स हैं ऑडिट एंगेजमेंट की वो इन दोनों को ओवरराइड नहीं कर सकती। सबसे मेन नंबर 1 पर किसकी बात माननी होगी? लॉ की। नंबर 2 पर ICAI की प्रोनाउंसमेंट्स की एंड नंबर 3 पर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। What are the points to be considered in determining the scope of audit? ऑडिट के स्कोप को, ओवरऑल स्कोप को डिटरमाइन करते वक्त ऑडिटर को किन किन चीजों का ध्यान रखना है? ऑडिटर को ध्यान रखना है कि वो अपनी ऑडिट में सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे। जो एरिया उसकी स्कोप से, कंपिटेंसी से बाहर है उसके बारे में काम ना करे। यदि ऑडिट के दौरान उसके काम पर कोई लिमिटेशंस लगाई गई है उन लिमिटेशंस को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करें। ट्रांजैक्शंस की जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी को चेक करने के लिए एप्रोप्रिएट टेस्टिंग करें, जिनको हम वाउचिंग का नाम दे सकते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करें इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। जो ऑडिट का स्कोप है जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें आनी है। ऑडिटर को ध्यान रखना है नंबर 1 कि मैं सारे एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं उनको कवर अप करूं। मुझे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करने के लिए जो प्रोसीजर्स मुझे परफॉर्म करने चाहिए मैं परफॉर्म करूं, जिसमें अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन एंड अदर नेसेसरी टेस्टिंग जिसमें वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन है वो मुझे कवर अप करने हैं। आई नीड टू डिटरमिन कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई है क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, एंड फॉर दिस पर्पस we can compare the financial statement with the books of accounts, that is underlying records. We can consider the judgments that are being used by the management in preparing the financial statement, like accounting estimates, जो different provisions management determine करती है। Auditor is not expected to perform the duties that fall outside the scope of his competency. Limitations, if any, on the scope of audit that impair the auditor's ability to express an unmodified opinion, it should be set out in the report. So, ये हमारे points हो गए that are to be considered in determining the scope of audit. उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है इसमें से, that is what are the various aspects to be covered in an audit, जिसमें 7 मेजर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। नंबर 1 जो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल है क्लाइंट्स के, उनकी एग्जामिनेशन, systems and procedures that are being prevailing in the client organization are being reviewed, vouching of the transactions, verification of the assets and liabilities, statutory compliances,
expressing the opinion on true and fair view of financial statement and reporting on other matters that is being required by the statutory provisions. तो 7 aspects हैं that need to be covered in an audit. First one, examination of accounting system and internal control. Second one, reviewing the systems and procedures. Third one, vouching of the transaction. Fourth, verification of assets and liabilities. Fifth, statutory compliances. Sixth, expression of opinion. And seventh, reporting on other matters. तो जो ये पहला टॉपिक है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट का, इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं जिनकी लर्निंग रिक्वायर्ड है. नंबर 1, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीवन. नंबर 2, objectives of the audit. Number 3, what are the points to be considered by the auditor in determining the scope of audit? Number 4, what are the aspects that is to be covered in an audit? आगे बढ़ते हैं. सेकेंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिट का. ऑडिट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड सेकेंड वन इज वॉलंटरी ऑडिट. जो ऑडिट अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ कराई जाती है, चाहे वो कंपनी लॉ है या वो इनकम टैक्स एक्ट है या वो एलएलपी एक्ट है या कोई भी और लॉ जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जीएसटी लॉ, तो यदि कोई भी ऑडिट अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ होती है then it is known as the statutory audit. And any audit that is not under the requirement of law but एक पर्सन उस ऑडिट को कराता है एक इंडिपेंडेंट ऑडिट के जो फायदे मिलते हैं उन फायदों को लेने के लिए, या गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेनी है, गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी कि ऑडिट कराइए, बैंक से कोई लोन लेना है, बैंक ने कंडीशन लगा दी ऑडिट कराइए. इन दैट केस जो ऑडिट नॉट अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, रादर to take the benefit of an independent audit or for the purpose of obtaining loan from the bank or for the purpose of obtaining any license or grant from the government, इन audits को नाम दिया जाता है voluntary audits का. So 2 तरह की audit, one is audit required under law like audit of companies governed by Companies Act 2013, audit of banking companies governed by Banking Regulation Act, audit of electricity supply company governed by Electricity Supply Act, audit of cooperative societies under Cooperative Societies Act 1912, audit of public charitable and religious trust under the Religious and Endowment Acts, audit of corporations that are set up under an act of parliament, for example audit of Life Insurance Corporation of India, LIC, that is being established under the provisions of LIC of India Act 1956, and audit of specified entities under various sections of the Income Tax Act 1961. Voluntary audit, audit of the accounts of proprietorship entities, partnership firms, HUF, etc. Though there is no basic legal requirement of audit, but many of such entities as a matter of internal rules requires this audit. Some may be required to get the accounts audited on the directions of the government for purpose like sanctioning of grants, loans, etc. Important motive for getting the accounts audited, it lies in the benefit of an independent audit. और independent audit के फायदे क्या है? Next topic है हमारा. It protects the interests of fund provider. It put a moral check on the employees. Helps in settlement of taxes, helps in settlement of trade disputes, help in detection of wastages, और ये कॉस्ट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट के थ्रू पॉसिबल है. यहां पर जो एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं दैट इज नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, रादर फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट्स. हेल्प्स इन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल बाय रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हेल्प्स इन determining the amount to be payable by a person who is admitted as a partner in a partnership firm, helps in settlement among partner at the time of retirement or death of a partner, and grant of licenses. So ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, what are the advantages of an independent audit. इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में, inherent limitations of audit. Audit suffers from some inherent limitation, जिसके पीछे कुछ मेन कारण है.
नंबर 1, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती हैं, वो अंडर द प्रोविजंस ऑफ सम लॉ बनाई जाती हैं, जिसमें मैनेजमेंट की जजमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। एंड ड्यू टू द यूज ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट देयर ऑलवेज रिमेन्स सम स्कोप कि मैनेजमेंट की बायसनेस इन्वॉल्व हो सकती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो जहां पर मैनेजमेंट की बायसनेस इन्वॉल्व हो सकती है, हम टू सम एक्सटेंट उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सेकेंड वन, जो हमारे अपने ऑडिट के प्रोसीजर है, हमारा ऑडिट का टारगेट होता है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। हम कभी भी एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ नहीं जाते, बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है एब्सोल्यूट एश्योरेंस की। बिकॉज ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, rather it is examination of financial information so as to obtain a reasonable assurance based upon the procedures that are defined, that are prescribed under standards on auditing। और standards on auditing कहते हैं कि एक reasonable assurance लिया जा सकता है based upon procedures on test checking principles। जब हमने 100% checking ही नहीं की, that means there remains some scope, some material misstatement may not be detected। So one is nature of financial reporting, second one nature of audit procedure, third one timeliness of financial reports। यदि मैनेजमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड कर देगी, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द मिस स्टेटमेंट्स इन अ बेटर मैनर। बट यदि इंफॉर्मेशन डिले प्रोवाइड की जाएगी, जो चीज जितनी देरी से प्रोवाइड की जाती है उतनी ही उसकी इफेक्टिवनेस कम होती चली जाती है। एंड एट द सेम टाइम मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट को जल्दी से कंप्लीट करे और कम से कम फीस चार्ज करे। तो जब कम से कम फीस आप एक्सपेक्ट करके चलोगे, जल्दी से जल्दी आप सोचोगे कि वो आपको काम करके दे दे, तो फिर एक इफेक्टिवनेस थोड़ी आएगी, जिसका नतीजा क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन एंड अदर फैक्टर्स लाइक फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। सो ऐसे इंस्टांसेस हैं जिनके कारण हम ये कह सकते हैं ऑडिट सफर्स फ्रॉम द इनहेरेंट लिमिटेशंस। फर्स्ट वन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकेंड वन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, थर्ड वन timeliness of financial reports and balance between benefit and cost, and fourth other matters like fraud, related party transaction, non-compliance with law and regulation, events or condition that may cause an entity to cease to continue as a going concern। So ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इनहेरेंट लिमिटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे 200 का रेफरेंस देकर आपको ये 4 मेन पॉइंट्स, हेडिंग्स जरूर याद रहनी चाहिए। और अदर मैटर्स ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक शायद जुलाई में आया था, जुलाई 21 के एग्जाम में आया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर, limitations on the auditor ability to detect material misstatements are particularly significant, explain those assertions। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो खैर हम सारे के सारे अपनी रेगुलर क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो क्वेश्चंस की डिस्कशन पर हम नहीं जाएंगे रिवीजन सेशंस के अंदर। रिवीजन सेशन का ऑब्जेक्टिव एक क्विक रिवीजन है, जिसमें हम डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल स्टडी की तरफ नहीं जा रहे, वो हम ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में कर चुके हैं। इस रिवीजन का जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है कि एक बार जल्दी से कि एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, उनके मेन पॉइंट्स क्या है, उन मेन पॉइंट में क्या चीजें कवर होती हैं, वो सब चीजें हम एक जगह जल्दी से इकट्ठी कर लें, सो दैट इसके बाद हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको बेटर तरीके से आप लोग उनको लर्न कर पाओ। नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन। क्या ऑडिट का रिलेशन है बाकी सभी डिसिप्लिन के साथ? बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ है। अकाउंट्स के साथ है, लॉ के साथ है, टैक्सेशन के साथ है, डाटा प्रोसेसिंग के साथ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ है, बिहेवियरल साइंसेस के साथ है, प्रोडक्शन के साथ है। अकाउंट्स और ऑडिट के बीच में क्या रिलेशन है? फाइनेंशियल ऑडिट में ऑडिट ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स की है, एंड हेंस ऑडिटिंग बिगिंस व्हेन अकाउंटिंग एंड्स। ऑडिटिंग एंड लॉ। इन ऑडिटिंग, एज ए ऑडिटर वी नीड टू एंश्योर that all the provisions of applicable law and regulations are being complied with their entity, and for that purpose auditor must have good knowledge of applicable law, and hence
हम कह सकते हैं कि लॉ के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनकी नॉलेज ऑडिटर को होना जरूरी है, बिकॉज जब तक वो नॉलेज नहीं होगी ऑडिटर विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू रिपोर्ट कि क्या क्लाइंट ने लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंसेस की है या नहीं की है। देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स जो ऑडिटर को इशू करने होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफिकेट। तो यदि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्टिफिकेट है तो ऑडिटर मस्ट बी अवेयर ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन जो एक लिस्टेड एंटिटी पर एप्लीकेबल है। यदि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल है उनके रेगुलेशंस का ही नहीं पता तो आप कैसे वो सर्टिफिकेट इशू कर पाओगे। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, मैनेजमेंट ऑडिट के रेफरेंस में यदि हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर है वो फाइनेंशियल आइटम्स के साथ डील नहीं करता, रादर ही डील विद द डिसीजंस दैट आर बीइंग टेकन बाय द मैनेजरियल पर्संस। क्या उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो इन द सर्कमस्टांसेस जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहे हैं वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थे या नहीं थे। एंड एट द सेम टाइम जब हम फाइनेंशियल ऑडिट्स की बात करते हैं तो एक लिमिटेशन हमने पढ़ी अभी, दैट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और उसमें हमने कहा कि मैनेजमेंट की कुछ जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट की एथिकल वैल्यूज, मैनेजमेंट का बिहेवियर, मैनेजमेंट का एटीट्यूड, क्या वो सब चीजें एक ऑडिटर को आइडिया देता है इन चीज को फाइंड आउट करने का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स के चांसेस कितने हैं? डेफिनेटली यस। यदि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर ही डाउट है दैट मींस ऑडिटर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक रीजनेबल एश्योरेंस को लेने के लिए। नेक्स्ट, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ऑडिटिंग के अंदर जब हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिटरमिन करते हैं तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर में एक टेस्ट चेकिंग प्रिंसिपल आता है। टेस्ट चेकिंग प्रिंसिपल क्या है कि इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन हम अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेक करें सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रुप हम ओपिनियन फ्रेम करते हैं पूरी पॉपुलेशन की। तो अब कि एक पॉपुलेशन में से हमें कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट करने हैं एंड सैंपल शुड रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। फॉर दैट पर्पस हमारी जो सैंपलिंग हो वो एक एप्रोप्रिएट हो, सिस्टमैटिक हो, साइंटिफिक हो, एंड सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सैंपलिंग के लिए वी नीड टू यूज द स्टैटिस्टिक्स टेक्निक, वी नीड टू यूज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वी नीड टू यूज द रैंडम सिलेक्शन। सो ये सब किसकी टेक्निक्स हैं? स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स हैं। ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग। Accounting data is processed into the accounting information by a processing system that may be a manual processing, that may be automated processing. So यदि मैनुअल प्रोसेसिंग है, पहले वाउचर जनरेट होगा, फिर सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री होगी, फिर लेजर में पोस्टिंग होगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। लेकिन यदि ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, एज सुन एज द ट्रांजेक्शन अकर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन की एंट्री अपने आप हो जाएगी, उसके बाद रिकॉर्डिंग, समराइजेशन, फाइनलाइजेशन सब अपने आप होता चला जाएगा। सो ऐसी सिचुएशंस में particularly in an automated environment या computerized processing, auditor must have the sound knowledge of information systems or not, because वो ट्रेस नहीं कर पा रहा है मैनुअली उन ट्रांजैक्शंस को, तो उसको क्या चेक करना पड़ेगा? उसको सिस्टम्स चेक करने पड़ेंगे कि सिस्टम्स के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है क्या वो एप्रोप्रिएट तरीके से हो रही है। कोई भी प्रोसेसिंग में एरर है, ही नीड्स टू फाइंड आउट, क्योंकि प्रोसेसिंग में कोई एरर आता है उससे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टोर्ट हो सकती है। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग सब एरिया है कि जहां पर मैनेजमेंट हैज टू टेक वेरियस डिसीजंस लाइक फंड्स कहां से रेज करने हैं, हाउ द फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करनी है, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन, एंड टू टेक सच डिसीजन दे रिक्वायर्ड रिलायबल इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं उसके लिए बेस्ट वे आउट क्या है? इंफॉर्मेशन को रिलायबल बनाने का, गेट द इंफॉर्मेशन ऑडिटेड बाय एन प्रोफेशनल। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशनल कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। In a similar manner, there is a link between auditing and production. Production involves use of raw material and other resources. तो जब प्रोडक्शन हो रही है कि रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुआ है, कितनी वेस्टेजेस आई, कॉस्ट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट हेल्प करती हैं इन वेस्टेजेस को डिटेक्ट करने में और एफिशिएंसी बढ़ाती है ऑपरेशंस की।
सो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ऑपरेशनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एक बहुत इफेक्टिव टूल माना जाता है। सो ये कुछ बेसिक डिस्कशन थी अबाउट द relationship of auditing with other discipline. Though it is not an important topic, but question may be asked from any particular subtopic. जैसे एग्जाम की बात करें, सो एग्जाम में नवंबर 13 में आया था सिर्फ ऑडिटिंग का रिलेशनशिप विद द बिहेवियरल साइंस। एक बार आरटीपी में आया है अकाउंट्स के साथ, एमटीपी में आया है लॉ के साथ। नेक्स्ट वन, क्वालिटी कंट्रोल एंड द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के इस टॉपिक के अंदर आपको 3-4 टॉपिक याद करने हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का क्या रोल है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। मैं सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं कि क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल और दूसरे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की 4 कैटेगरीज हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो सबसे पहले तो हम इसी की बात करते हैं, engagement standards. Engagement standards comprises of standards on auditing. Standards on auditing, they are applied in an audit of historical financial information. Number 2, standards on review engagement. Standard on review engagements are applied in a review of historical financial information. What is the difference between audit and review? Audit एक detailed examination है जहां पर एक reasonable assurance लिया जाता है, whereas review वो limited examination पर है जहां पर एक moderate assurance की बात की जाती है। Standards on assurance engagement. Assurance engagements that are these standards are applicable for the assurance engagements जो नॉन फाइनेंशियल है या अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू है। फाइनेंशियल है तो अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, या फिर वो नॉन फाइनेंशियल है जैसे इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन या फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जामिनेशन। एंड लास्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसके अंदर हम कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स की बात करते हैं एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की बात करते हैं। यहां पर जो पर्सन इन एंगेजमेंट्स को परफॉर्म करता है वो किसी भी तरह की कोई एश्योरेंस एज सच नहीं लेता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के 3 फंक्शंस वो रिलेटेड हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, 2 फंक्शन रिलेटेड है गाइडेंस नोट से रिलेटेड और 2 फंक्शंस अदरवाइज। पहला पॉइंट है कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड को रिव्यू करना है जो एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड वाइड, और उनमें उसको उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जिनमें क्वालिटी कंट्रोल या एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। जब उसने उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, देन this board is required to formulate the engagement standards, quality control standards, statements on auditing, ताकि इनको इशू किया जा सके under the authority of the Council of Institute of Chartered Accountant of India. Thereafter, फिर बात आ जाती है कि यदि आपने इन स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट कर लिया तो इन स्टैंडर्ड्स को टाइम टू टाइम रिवाइज सर्कमस्टांसिस, न्यू सर्कमस्टांसिस की अकॉर्डिंग रिवाइज करने की जरूरत आ सकती है। तो आप इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करिए और देखिए कहां पर इनमें चेंजेस को लाने की जरूरत है, और जो चेंज रिक्वायर्ड है तो वहां पर आप नेसेसरी रिवीजन को करिए। इसी तरह से ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द गाइडेंस नोट्स ऑन द इश्यूज दैट अराइज आउट ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स और issues that arise in a specific industry like guidance note on bank audit, जहां पर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अलग से गाइडेंस नोट इशू हुआ है। और तो ये जो गाइडेंस नोट इशू हुए इनको भी आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। किस टारगेट के साथ रिव्यू करना है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो क्या इन गाइडेंस नोट में भी चेंजेस लाने की जरूरत है, यदि हां देन मेक द नेसेसरी रिविजन्स। इसके अलावा टू फॉर्मुलेट जनरल क्लैरिफिकेशंस wherever necessaries on issues that arise from these standards.
to formulate and issues technical guides, practice manuals, studies, other paper under its own authority to assist the member, to guide the member, to help the members. इसके अलावा जो एक और टॉपिक आपको याद करना है, दैट इज रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इनका काम है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल को बनाना, हाई क्वालिटी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को बनाना, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स को बनाना। एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड and guidance for financial statements audited, generally accepted and recognized by investors, auditor, government, banking regulator across the world. Established high quality standard and guidance for other type of assurance services for both financial as well as non-financial matter. ये तो हो गए auditing standard, ये हो गए SRE, SAE. Establish high quality standards and guidance for other related services, SRS. Establish high quality standards for quality control, SQC. Publish other pronouncements on auditing and assurance matter. So ये 5 मेजर फंक्शन है जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के स्कोप के अंदर कवर अप होते हैं। इसके अलावा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को सेट करने का क्या प्रोसेस है? जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है वो उस एरिया को आइडेंटिफाई करता है जहां पर स्टैंडर्ड्स को बनाने की जरूरत है और उनमें प्रायोरिटी को सेट करता है। और इस काम में उसकी मदद कौन करता है? स्टडी ग्रुप दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, दैट इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। और जो ये स्टडी ग्रुप है ये एक ड्राफ्ट तैयार करता है स्टैंडर्ड का और इसको सबमिट कर देता है टू द auditing and assurance standard board, and on the basis of the work of the study group जो auditing and assurance standard board है इस proposed standard का exposure draft issue करता है पब्लिक में। किस लिए? for the comments, ताकि कहीं पर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उस चेंज को किया जा सके। जब पब्लिक के कमेंट्स आ गए तो जो ड्राफ्ट है एक्सपोजर ड्राफ्ट, इसको नेसेसरी चेंजेस करके जहां जहां पब्लिक कमेंट्स के बेस पर लगता है कि चेंजेस करने की जरूरत है इसको सबमिट किया जाता है टू द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। और जो इंस्टीट्यूट की काउंसिल है इस फाइनल ड्राफ्ट को स्टडी करती है, कहीं पर उनको लगता है कि चेंजेस आर रिक्वायर्ड, देन वो अप्रोप्रिएट चेंजेस करके इसको अपनी अथॉरिटी के अंदर इशू कर देते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ द ICI। एंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है दे नीड टू कंसीडर द एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूजेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एप्लीकेबल इन द कंट्री। तो ये 4 टॉपिक हैं जो आपको क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कवर अप करने हैं। L1, L2, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन L3 एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद इसमें एक लिस्ट दी गई है स्टैंडर्ड्स की। इसके ऊपर एक बार आई थिंक शायद बहुत पहले कभी क्वेश्चन आया था 10 स्टैंडर्ड के नाम बताओ, बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट्स का। जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसी मैटर के ऊपर जहां पर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड को लगता है कि मैटर इज सो क्रिटिकल कि इसके ऊपर मेंबर्स को असिस्ट करने के लिए की एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स इशू करने की जरूरत है, देन फिर स्टेटमेंट्स इशू की जाती हैं। जहां तक ऑडिटिंग मैटर की बात है आज की डेट में कोई सच स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती एक्सेप्ट एक स्टेटमेंट जिसका एग्जांपल स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, दैट वाज इशूड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 227(1)(a) के अंदर। इसके अलावा स्टेटमेंट है एक, दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो आप पढ़ते भी हैं फ्रेमवर्क अकाउंट्स के अंदर। क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो इशू की जाती हैं बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, क्या इनकी कंप्लायंस रिकमेंडेटरी है? नो, देयर कंप्लायंस इज मैंडेटरी इन नेचर। एग्जाम्पल्स एक ऑडिट का है, एक अकाउंट्स का है। मेंबर्स की ड्यूटीज क्या है?
जब अकाउंटिंग मैटर्स की बात आ जाती है तो मेंबर्स की ड्यूटी बनती है कि वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द क्लाइंट, क्या इन स्टेटमेंट्स को क्लाइंट ने यूज किया है या नहीं किया, और यदि कोई डेविएशन है इन स्टेटमेंट से तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन डेविएशन के प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं किए गए। और जहां तक बात आ जाती है स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ऑडिटिंग मैटर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर मेंबर to follow these statements in the audit of financial information covered in their audit report। और यदि किसी रीजन के कारण मेंबर स्टेटमेंट में दिए गई बातों को फॉलो नहीं कर पाता है, then he is required to make disclosure of it in the audit report so as to draw the attention of the users in relation to material departures। और जब दूसरा टॉपिक आ जाता है इसमें वो है गाइडेंस नोट का। गाइडेंस नोट्स दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मेंबर्स ऑन मैटर्स दैट मे अराइज इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क ऑन विच दे मे रिक्वायर सम असिस्टेंस। गाइडेंस नोट की जो कंप्लायंस है दैट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर एक्सेप्ट फॉर दोज स्टैंडर्ड जहां पर काउंसिल ने इसको क्लियरली मेंशन किया है कि कंप्लायंस ऑफ गाइडेंस नोट इज मैंडेटरी। कुछ गाइडेंस नोट ऐसे हैं लाइक जैसे टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट्स है, कारों के गाइडेंस नोट्स है, जहां पर एक तरीके से कंप्लायंस मैंडेटरी नेचर के अंदर की गई है। एग्जांपल दिए गए हैं गाइडेंस नोट के, अकाउंट्स के, ऑडिट के, जिनको आप रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ड्यूटीज, जो अकाउंटिंग के गाइडेंस नोट है वहां पर मेंबर्स की क्या ड्यूटी है, टू एग्जामिन क्या गाइडेंस नोट फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, यदि फॉलो नहीं हुए देन क्या डिस्क्लोजर देना जरूरी है रिपोर्ट में या नहीं। ऑडिटिंग मैटर के जो गाइडेंस नोट है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द रिकमेंडेशंस इन गाइडेंस नोट बिकॉज गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। तो यदि ऑडिटर को कहीं पर ऐसा लगता है कि मैं गाइडेंस नोट के अंदर जो चीजें बताई गई हैं उससे बेटर प्रोसीजर अप्लाई कर सकता हूं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई दैट प्रोसीजर। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। इन ए केस ऑफ लंदन एंड जनरल बैंक, लॉर्ड जस्टिस लिंडले, इन्होंने क्या किया था कि एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, उसका ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है। उसको कोई भी चीज सर्टिफाई नहीं करनी चाहिए जिस पर वो बिलीव करता है कि ये ट्रू एंड फेयर नहीं है, और जिस चीज को वो सर्टिफाई करता है दैट इट इज ए ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उस चीज को सर्टिफाई करने से पहले ही नीड टू टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल दैट कि जिस चीज को मैं सर्टिफाई कर रहा हूं दैट इज एक्चुअली ट्रू। ही मस्ट नॉट सर्टिफाई व्हाट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू and he must take reasonable care and skill before he believe that what he certifies is true। Qualities, technical, personal। ऑडिटर की टेक्निकल क्वालिटीज में उसकी नॉलेज आ जाती है इन रिलेशन टू अकाउंटिंग, इन रिलेशन टू लॉ, इन रिलेशन टू क्लाइंट्स नेचर ऑफ बिजनेस, इन रिलेशन टू टैक्सेशन प्रोविजन, इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज लॉज, इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज। और जब हम उसकी पर्सनल क्वालिटी की बात करते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, और कम्युनिकेशन स्किल्स, टैक्टिकल अप्रोच, क्लियर हेडेडनेस, रेशनल डिसीजंस, ये सब चीजें उसकी एक पर्सनल क्वालिटी का पार्ट बनती हैं। टेक्निकल क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉज, general principles of law of contract and partnership, corporate law and client's nature of business। Personal quality, objectivity, integrity, independence, confidentiality, communication skill, tactful approach, clear headedness, reliability and trust। So ये हमारा टॉपिक था about the qualities of auditor का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल SA 220 एंगेजमेंट लेवल पर, SQC 1 फर्म लेवल पर इस सारे प्रोविजंस को कवर अप करता है।
कुछ जगह पर आपको SQC 1 देखने को मिलेगा, कुछ जगह पर SA 220, जहां पर फर्म लेवल के ऊपर डिस्कशन जा रही होगी, वी हैव टू गिव द आंसर बेस्ड अपॉन SQC 1, वेयर एज जहां पर भी एक एंगेजमेंट लेवल या एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो रही होगी, वहां पर हमें अपने आंसर को SA 220 की अकॉर्डिंग रखना है। स्टडी मटेरियल के अंदर जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, उन्होंने दोनों को अलग अलग नहीं कर रखा, रादर एक ही टॉपिक के अंदर सारे पॉइंट्स को मिक्स किया हुआ है। तो हमने भी उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा और सिस्टमैटिक करके टेबुलर फॉर्म में, जहां पर SQC 1 यूज किया है, हमने उसी की अकॉर्डिंगली SQC 1 लिया। जहां पर एक पर्टिकुलर ऑडिट का आंसर आया, पर्टिकुलर ऑडिट का पॉइंट आया, वहां पर हमने SA 220 के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को लिया है। फर्स्ट वन, the various elements of system of quality control. As per SQC 1, quality control system के 6 मेन एलिमेंट हैं। 1. Leadership responsibilities, ethical requirements, acceptance and continuation of client relationship, human resource engagement performance and the monitoring. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले एलिमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्म लेवल के लिए लिखा है या फॉर ऑडिट लिखा है। जब ऑडिट लिखा है तो हमारा आंसर SA 220 के ऊपर चलेगा। एज पर SA 220, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिट एंगेजमेंट जो उसको असाइन हुई है, एंड इज फॉर दिस पर्पज ही इज रिक्वायर्ड टू एम्फेसाइज टू इट्स टीम मेंबर that we need to comply with statutory and legal requirement, we need to comply with firm quality control policies, we need to issue an appropriate audit report, any concern needs to be raised without any fear, quality is essential and indispensable. So these are the 5 points that needs to be emphasized to the team members. First one, compliance with standards and legal requirements. Second one, compliance with firm quality control policies. Third, issue of appropriate audit report. Fourth, ability to raise the concerns without any fear. And fifth, quality is essential and indispensable in the engagement performance. Second one, ethical requirement. ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है टू एंश्योर दैट कि जो टीम के मेंबर्स हैं वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं, और इसके लिए ही नीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स ऑफ इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। एंड एट द सेम टाइम SA 220 सेज इफ एनी मेंबर इन द फर्म, इन द टीम is disobeying the ethical requirement या कोई नॉन कंप्लायंस आ रही है किसी ethical requirement की, the engagement partner should consult with other in the firm and take the appropriate action. Engagement partner to remain alert for the evidences of non-compliances of ethical requirement by the engagement team through the procedures of inquiry and observation. और यदि कोई भी नॉन कंप्लायंस की इंडिकेशन उसको मिलती है, देन एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसल्ट अदर पार्टनर्स इन द फर्म and take the appropriate action. And what is the meaning of ethical requirement? Ethical requirement as per SA 200 comprises of code of ethics including independence. ऐसे 200 में अभी आगे जाकर हम पढ़ने भी वाले हैं इसको। तो कोड ऑफ एथिक्स में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंडिपेंडेंस एज पर SA 220, जो इंडिपेंडेंस का पॉइंट है 220 के अकॉर्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी बनती है टू एंश्योर कि क्या टीम, क्या फर्म अपने काम को इंडिपेंडेंस के साथ परफॉर्म कर पाएगी, कि जो असाइनमेंट हमें मिली है हम उसको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाएंगे। फॉर दिस पर्पस एंगेजमेंट पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर पर्संस इन द फर्म, और उसको देखना है कि उस इंफॉर्मेशन के बेस पर कि फर्म के किसी पार्टनर के पास इस कंपनी के शेयर्स तो नहीं है, क्या इस कंपनी में कोई डायरेक्टरशिप या रिलेटिव की कोई एसोसिएशंस तो नहीं है। बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन जो एंगेजमेंट पार्टनर ने कलेक्ट की है, एंगेजमेंट पार्टनर को उस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना है और देखना है कि क्या कहीं पर कोई ब्रीच है जो हमारी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा है। तो यदि कोई ब्रीच है, इन दैट केस
ऑडिटर जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ही शुड टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप, ही शुड अप्लाई अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स टू रिमूव द आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। एंड इन केस जो सेफगार्ड्स हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते हैं, देन हमें इस सिचुएशन में विड्रॉ कर लेना चाहिए और इसके लिए पार्टनर को कंसल्ट करना चाहिए विद द अदर पार्टनर एंड कंसीडर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ सेफगार्ड्स कैन नॉट बी अप्लाइड। Obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances and relationship that create threats to independence। तो यदि कोई ब्रीच आइडेंटिफाई होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करिए एंड डिटरमिन क्या ये इंडिपेंडेंस के लिए एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एन अप्रोप्रिएट लेवल by applying the safeguard, and if considered appropriate, withdraw from the audit engagement where withdrawal is permitted by law or regulations। Next one, acceptance and continuation of client relationship। किसी नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले और किसी पुराने क्लाइंट की रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है टू इंश्योर कि अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इन रिलेशन टू क्लाइंट कंटिन्यूएशन, क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। एंड यदि वो प्रोसीजर्स फॉलो हुए तो उन प्रोसीजर्स के अंदर जो डिसीजंस लिए गए हैं वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट, वेदर टू कंटिन्यू और नॉट, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। एंड फॉर दिस पर्पस जो एंगेजमेंट पार्टनर है ही शुड कलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन एज टू द इंटीग्रिटी ऑफ ओनर, इंटीग्रिटी ऑफ TCWG, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड आवर फर्म कॉम्पिटेंसी, आवर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो ये सब चीजें हैं जो एक क्लाइंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से पहले और या फिर पुरानी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले हमें सोचना चाहिए। एज पर SA 220 एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सेटिस्फाइड कि जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैं रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप वो फॉलो हुए हैं और उन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद जो कंक्लूजन लिया गया है, कंक्लूजन किस चीज का, एक्सेप्ट और रिफ्यूज, कंटिन्यू और रिफ्यूज, दे आर अप्रोप्रिएट। इफ एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन जिससे यह लगता है दैट फर्म टू डिक्लाइन द ऑडिट एंगेजमेंट, फर्म को यह ऑडिट एंगेजमेंट डिक्लाइन कर देनी चाहिए, यदि यह इंफॉर्मेशन पहले मिली होती तो ये इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर करनी है एंड टेक द नेसेसरी एक्शन। कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे ऐसा लगता है कि हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑनर्स, की मैनेजमेंट एंड TCWG, competency of the engagement team and availability of necessary capabilities including time and resources, compliance with relevant ethical requirements by the firm and engagement team, significant matter that have arisen during the current or previous audit engagements। Now, direction, supervision and review। SA 220 कहता है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी है अपनी टीम के मेंबर को डायरेक्ट करना एज टू द वर्क दे नीड टू परफॉर्म। जो वर्क डायरेक्ट किया गया है, जो वर्क असाइन किया गया है, उस काम को सुपरवाइज करना, क्या वो एज पर डायरेक्शंस परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो काम परफॉर्म कर लिया गया है उसको रिव्यू करना टू चेक कि क्या जो काम किया गया है दैट इज इन कंप्लायंस विद रेलिवेंट legal and regulatory requirement, in compliance with standards on auditing, and the audit report that is being prepared is appropriate in the circumstances or not। Responsibility है direction, supervision, performance of the audit engagement in compliance with standards and regulatory requirement। Auditor is required to perform the review of the work performed by the assistants in accordance with the firm reviews policies and the procedure and to ensure कि जो रिपोर्ट इशू की जा रही है that is appropriate in the circumstances। Next one, human resources। As per SQC 1, ये SA 220 में नहीं है, ध्यान देना। बाकी जितने एलिमेंट हमने पढ़े, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का,
एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का, इंडिपेंडेंस का, ये चारों पॉइंट जो ऊपर पढ़े हैं ये एसए 220 की अकॉर्डिंग कवरेज है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं कि जो एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, प्रोफेशनल्स की, तो उसके अंदर जो स्टाफ हायर किया जाए उसको हायर करना, उसको ट्रेन करना, उसका एक वर्क असाइन करना, उसकी प्रमोशन, उन सब के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज का होना जरूरी है। रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, उनकी कंपिटेंसी इवैल्यूएशन की, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की, प्रमोशन की, उनके रेम्यूनरेशन की, क्योंकि हमारा जो काम है वो स्किल बेस्ड वर्क है। तो यदि हमारे स्टाफ की स्किल्स में कमी है, इन दैट केस क्वालिटी के साथ कभी काम नहीं हो सकता, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो एसक्यूसी 1 का कहना है कि जो फर्म है उसको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करने हैं। किस चीज के? कि जो हमारा स्टाफ है it must have the sufficient capability, competency and commitment to ethical principles that is necessary to perform the engagement in accordance with professional standards and legal and regulatory requirements। तो इसलिए ये पॉलिसीज, जो प्रोसीजर्स हैं एचआर के, इनमें किन किन मैटर्स को एड्रेस करने की जरूरत है? रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नीड्स ऑफ द स्टाफ। नेक्स्ट वन, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये भी एसक्यूसी 1 की अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कि जो हमारा स्टाफ काम परफॉर्म कर रहा है, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं? क्या स्टाफ को ट्रेंड किया गया? क्या उसके काम को डायरेक्ट किया गया, सुपरवाइज किया गया, रिव्यू किया गया, उसको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है? क्या एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस हुई है? एंड रिपोर्ट जो बनाई गई है, सबसे मेन, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है? जब आप पहला पैरा पढ़ेंगे ना इसका, चाहे वो पिछले टॉपिक का था या इस टॉपिक का है या अगले टॉपिक का है, आपको एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। इसमें क्या लिखा गया? एज पर एसक्यूसी 1 फर्म की जिम्मेदारी बनती है एस्टैब्लिश करिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जो आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करें कि जो एंगेजमेंट परफॉर्म की जाएंगी that are in compliance with professional standard and legal and regulatory requirement, और जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड होंगी that are appropriate। यदि आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको क्लास के अंदर ये टॉपिक कराया था तो वहीं पर ही मैंने आपको ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे क्वालिटी कंट्रोल के, और उन ऑब्जेक्टिव में यही दो बातें लिखी गई थी। तो ये जो दो बातें हैं कि that work is performed in compliance with professional standard, legal and regulatory requirement and the report issued is appropriate in the circumstance, ये तो आप किसी में भी लिख सकते हो। जो पॉलिसीज हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की, उनमें कौन कौन से मैटर्स एड्रेस्ड होंगे? हाउ द एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट, कैसे ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको यह काम परफॉर्म करना है। What are the process through which the compliance of engagement standards are ensured? Process of supervision, staff training and coaching of the engagement team members. Methods of reviewing the work performed by the team members. Documentation of the work performed and timing and review of the work to keep all the policies and the procedures current, to make available them to the team member so that they can take the guidance from these policies and do the performance and give the performance in a best possible manner। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और एग्जाम में इनके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बट लर्न कर लेना। मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है, और जो ह्यूमन रिसोर्स का था ये भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक लास्ट टाइम क्वेश्चन कभी आया है आरटीपी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का नवंबर 19 में आया है, क्लाइंट रिलेशनशिप का मई 15 में आया है,
क्लाइंट रिलेशनशिप का May 19 में भी आया है, बस एग्जाम में तो नहीं आए, आरटीपी वगैरह में क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट एंड दैट इज मॉनिटरिंग। जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन पॉलिसीज को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना टू डिटरमिन कि क्या चेंज्ड सर्कमस्टांसिस में उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग रिक्वायर्स चेंजेस। सो जो फर्म ने अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बना रखी हैं, दिस पॉलिसीज आल्सो नीड्स टू बी मॉनिटर्ड टाइम टू टाइम टू डिटरमिन कि ये पॉलिसीज आज के इस एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्टिव है या नहीं तो किन चेंजेस को करने की जरूरत है, एंड डू द अप्रोप्रिएट चेंजेस सो दैट हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के कंप्लायंसेस को इंश्योर कर सकें। एज पर SQC 1, फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की पॉलिसीज हैं वो रेलिवेंट है, एडिक्वेट है, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है और कंप्लाई हो रही है। दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंक्लूड एन ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फर्म सिस्टम इंक्लूडिंग अ पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ सेलेक्टेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। चेक करने के लिए कि क्या इफेक्टिव रिजल्ट्स यील्ड हो रहे हैं या नहीं। द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग compliance with the quality control policies is to provide an evaluation of, वही बातें नजर आएंगी, adherence of professional standards and legal and regulatory requirement, क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएटली डिजाइन किए गए हैं एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है, एंड क्या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज अप्रोप्रिएटली अप्लाई की गई हैं सो दैट जो रिपोर्ट्स इशू की गई दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। इस चैप्टर के अंदर जो एक मेन टेक्निकल टॉपिक है वो यही वाला है, और इसी के अंदर लर्निंग भी ज्यादा है और लर्निंग थोड़ी सी टेक्निकल नेचर की है, तो इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इंडिपेंडेंस का। What the term independence implies? Independence एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक पर्सन का अपना पर्सनल कैरेक्टर है, और शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द विजिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब इंडिपेंडेंस दो तरह की होती है, ऐसे 200 में भी आगे जाकर पढ़ेंगे हम। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ऑडिटर ना केवल इंडिपेंडेंट होना चाहिए बल्कि इंडिपेंडेंट दिखना भी चाहिए। दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फिक्स कर देते हैं, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस बता देते हैं, कुछ प्रोविजंस लगा देते हैं फॉर अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर। सो टू डिफाइन द टर्म इंडिपेंडेंस प्रिसाइजली is not possible since independence is a state of mind and personal character. As per guidance note, independence implies that judgment of a person should not be subordinate to the directions or wishes of another person who might have appointed the auditor. So, auditor की independence ना केवल होनी चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए। जब हम कहते हैं ना केवल होनी चाहिए तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, जब हम कहते हैं दिखनी भी चाहिए तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। नाउ अब क्या विजिबल स्टैंडर्ड्स हैं इंडिपेंडेंस के? इंडिपेंडेंस के जब विजिबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं हम, तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के प्रोविजन, वो विजिबल स्टैंडर्ड हैं एक पर्सन की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। जैसे ऑडिटर को राइट ऑफ एक्सेस दिया गया है टू द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑल अदर बुक्स एंड पेपर्स। प्रोविजंस बनाए गए हैं कंपनी एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफाइंग अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी।
प्रोविजंस बनाए गए हैं अंडर द कंपनी लॉ एज टू द अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ अ पर्सन एज ए ऑडिटर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर काफी प्रोविजंस बनाए गए हैं जो उसके शेड्यूल्स है वो एक ऑडिटर की मिसकंडक्ट को, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एंड अदर मिसकंडक्ट को बताते हैं। तो वो एक अटेम्प्ट है कैसे एक मेंबर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस के 5 थ्रेट्स हैं। क्या क्या? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जब आपका अपना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी क्लाइंट के बिजनेस के अंदर, दैट इज टर्म्ड एज द सेल्फ इंटरेस्ट। इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट और ऑफ अ रिलेटिव। एग्जाम्पल्स गिवन है, अब इनको याद जरूर करेंगे इन एग्जाम्पल्स को, कोई क्वेश्चन आ गया तो विद एग्जाम्पल्स आपको अपने आंसर को देना है। सेल्फ रिव्यू मींस जो एक जजमेंट आपने खुद ही ले रखी है, जो काम आपने खुद ही कर रखा है, उसी जजमेंट को एग्जामिन करना, उसी काम को खुद ही एग्जामिन करना, दैट इज टर्म्ड एज सेल्फ रिव्यू। तो क्या आप अपनी गलतियां निकालोगे? कभी भी नहीं। इट मे अकर व्हेन अ प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी री-इवैल्यूएटेड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो जिम्मेदार था इस जजमेंट के लिए। दैट मीन जैसे कंपनी के डायरेक्टर को ही कंपनी का ऑडिटर बना दिया जाए, डायरेक्टर आप ही जिम्मेदार थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, ऑडिटर आप ही उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन दे रहे हो। एडवोकेसी थ्रेट, ये तब आता है कि जब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्लाइंट की एक ऐसी पोजीशन को प्रमोट करता है जहां पर उसको क्लाइंट के बारे में अच्छा ही अच्छा बोलना होता है, स्पेसिफिकली व्हेन ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट डील्स विद द शेयर्स ऑफ द क्लाइंट्स एज ए ब्रोकर, एज अ अंडरराइटर। तो यदि एक पर्सन एज ए अंडरराइटर, ब्रोकर काम करता है किसी क्लाइंट के लिए, उसका नतीजा क्या होगा? वो तो क्लाइंट के बारे में अच्छा ही बोलेगा, क्लाइंट के शेयर जो बिकवाने हैं, और बाद में उसका ऑडिटर बन गया तो कैसे गलतियां निकालेगा? पॉसिबल ही नहीं है। फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट जब आप एक बहुत लंबे टाइम से किसी पर्सन के साथ काम कर रहे हो, आपकी एक रिलेशनशिप बन जाती है, जिस रिलेशनशिप के कारण यू बिकम्स टू सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट। आप सोचते हैं उसका बेचारे का क्या होगा यदि मैंने गलती को निकाला तो, दैट इज फेमिलियरिटी, रिलेशनशिप डेवलप हो गई। इट अकर व्हेन because of a relationship a professional accountant becomes too sympathetic to the interests of other. It can occur in many ways, examples are given, you need to learn. Intimidation threat, intimidation threat it occur when a professional accountant may be deterred from acting objectively. धमकी दी जाए उसको कि जो तुझे बोला है ना वैसा ही करना है, इसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना, और वो धमकी एक्चुअल भी हो सकती है और परसीव्ड भी हो सकती है। सेफगार्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या क्या सेफगार्ड्स हमें अप्लाई करने चाहिए सो दैट कि जो थ्रेट्स हैं इंडिपेंडेंस के उनको हटाया जा सके, कम किया जा सके। ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी वेयर दे आर ऑडिटिंग. Auditor should abide himself with the fundamental principles of integrity, objectivity, competency, confidentiality, etc. Auditor should consider the threats to independence before accepting any audit. In case of any existence, उसको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए या एक्सेप्ट करने से पहले रिलेटेड सेफगार्ड्स अप्लाई कराने चाहिए. और यदि नेसेसरी सेफगार्ड्स कैन नॉट बी पुट इन द सर्कमस्टांसेस, देन ही शुड विड्रॉ. फिर उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए. तो ये हमारा टॉपिक था एज टू द इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक ऐसे 200, बहुत ही आसान सा टॉपिक. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? To obtain a reasonable assurance that financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, so as to enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are being prepared in all material respect as per the applicable FRF, and to report on the financial statement and communicate
as required by the standards in accordance with the auditor's finding. That means audit report issue करना as per the provisions of SA 700. Requirements, 5 requirement है. पहली, ethical requirement. Auditor shall comply with all relevant ethical requirement including independence. Ethical requirements कितनी है? 5. Integrity, objectivity, professional competence, confidentiality and professional behavior. Independence comprises of independence of mind and independence of appearance. Independence ऑडिटर की एबिलिटी को इंक्रीज करता है टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, टू बी ऑब्जेक्टिव एंड टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? एक एटीट्यूड that includes a questioning mind, being alert to the conditions which may indicate some possible misstatements and critical assessment of audit evidence. So being alert, some misstatement may be there and evaluating the audit evidence critically is the professional skepticism. Auditor shall plan and perform an audit with professional skepticism. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हेल्प करेगी ऑडिटर को इन ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ओवर जनरलाइजेशन एंड यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स एग्जांपल alert to contradictory audit evidences, questioning on reliability of documents, conditions indicating possibilities of frauds, circumstances that suggest the audit procedure in addition to those suggested by the standards on auditing. Professional judgment ये क्या है? Application of relevant training, knowledge, experience in the field of accounts, law, auditing, legal requirements, ethical standard. किस लिए? To take the informed decisions that are appropriate in the circumstances. Application of relevant training, knowledge, experience within the context provided by auditing, accounting and ethical standard in making informed decision about the courses of action that are appropriate in the circumstances. Auditor shall exercise the professional judgment in planning as well as performing. Professional judgment कैसे अप्लाई करनी है? It all depends upon the facts and circumstances. This judgment is to be exercised throughout the audit and needs to be documented. Few areas जहां पर application of professional judgment seems important are in deciding about the materiality and audit risk, in determining the nature, timing and extent of audit procedure, in evaluating sufficiency and appropriateness of audit evidences, evaluating management judgment in applying the applicable FRF and drawing conclusions based on audit evidences. Fourth element, sufficient appropriate audit evidences. Auditor is required to obtain sufficient appropriate audit evidence so that audit risk can be reduced to the low level based upon which auditor can draw the reasonable conclusion which form the basis for the audit opinion. And reasonable assurance is a high level of assurance but not an एब्सोल्यूट वन. सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस चैप्टर 2 में आएगा डिटेल में, बट अभी बात कर लेते हैं. सफिशिएंसी बात करती है नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस की, एप्रोप्रिएटनेस बात करता है क्वालिटी या रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस की. ऑडिट रिस्क इज डिफाइंड एज द रिस्क दैट an auditor may express an inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. चैप्टर 4 में पूरा चैप्टर ही ऑडिट रिस्क पर बेस्ड है, डिटेल में वहां पढ़ेंगे. नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये फिफ्थ रिक्वायरमेंट कहती है कि ऑडिटर को कंप्लाई करना है विद ऑल द एस्से जो रेलिवेंट है. एक एस्से रेलिवेंट होगा जब वो एस्से पर्टिकुलरली इन इफेक्ट है और उसके सर्कमस्टांसेस जो एस्से में बताए गए थे वो एग्जिस्ट करता है. ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे एस्से की, और जब तक एस्से की कंप्लायंस ना हो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए एस्से की कंप्लायंस को लेकर. ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन इंडिविजुअल एस्से. यदि आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो जो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको उनको अचीव कर लेना चाहिए. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव हो जाएगा.
individual objectives to be used to achieve the overall objectives. Having regard to the interrelationship between the essay, determine क्या कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है इन एडिशन टू द प्रोसीजर एज सजेस्टेड बाय द स्टैंडर्ड. इवेलुएट क्या नेसेसरी ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले. इसके बाद कंप्लायंस विद रेलिवेंट रिक्वायरमेंट. यदि कोई पर्टिकुलर एसे पूरी एंटायरिटी में रेलिवेंट नहीं है, देन आपको सिर्फ उस एसे की रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जरूरत है. जैसे इसका एग्जांपल भी मैंने आपको कराया हुआ. मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एसे 705 की. एसे 705 की बात कर रहे हैं तो हम क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहे हैं. तो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता ही नहीं है. यदि हम रेकरिंग ऑडिट की बात कर रहे हैं तो हमें इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के प्रोविजंस को कंप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है. यदि हम इनिशियल ऑडिट पर काम कर रहे हैं तो रेकरिंग ऑडिट के प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे. फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. इवेलुएट क्या ऑडिटर का फेलियर प्रिवेंट कर रहा है ऑडिटर को फ्रॉम अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जिसके कारण एक मॉडिफाइड ओपिनियन को देने की जरूरत है या विड्रॉ करने की जरूरत है. और यदि हां, देन ओके, based upon the circumstances take appropriate decision and document it. It is a significant matter for the documentation. So this is about the SA 200. अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर. SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. इसका ऑब्जेक्टिव है whether to accept or continue an audit engagement. It all depends on two factors. Number one, क्या preconditions for an audit present है और एक common understanding हुई है in between the auditor and the TCWG और management as to the terms of audit. पहली बात करते हैं whether the preconditions are present or not. Preconditions basically है क्या? In order to establish कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं, ऑडिटर को दो चीजों को ध्यान में रखना है. नंबर वन, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया जा रहा है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल. एंड नंबर दो, क्या मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को एक्नॉलेज करती है एंड अंडरस्टैंड करती है. जिम्मेदारियां किस चीज की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की, नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल को एक्सरसाइज करने की, एंड टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद access to all the relevant information, additional information that the auditor may request from management for the purpose of audit, and unrestricted access to the person within the entity from whom the auditor determine it necessary to obtain the audit evidences. Preconditions important topic है और दिसंबर 21 के एग्जाम में पूछा भी गया है. नेक्स्ट वन, यदि लिमिटेशन लगा दी जाए ऑडिटर के काम पर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अभी एक्सेप्ट ही नहीं की थी, उससे पहले ही लिमिटेशन लगा दी जाए, डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट. इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इंपोज अ लिमिटेशन जिसको ऑडिटर मानकर चलता है कि इस लिमिटेशन के कारण मैं तो कोई ओपिनियन दे ही नहीं पाऊंगा, ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट सच एन ऑडिट unless required by law or regulation to do so. Other factors affecting audit engagement acceptance. यदि preconditions present नहीं है, that means FRF acceptable नहीं है, मैनेजमेंट जिम्मेदारियों को एक्नॉलेज नहीं कर रही, then auditor should discuss the matter with the management. और यदि इस डिस्कशन के बाद भी एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, मैनेजमेंट जिम्मेदारियों को नहीं मान रही, डू नॉट एक्सेप्ट. डू नॉट एक्सेप्ट इफ द ऑडिटर डिटरमिन कि जो एफआरएफ है अनएक्सेप्टेबल है और मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को नहीं मान रही. एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म. जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, इनमें किन किन चीजों को प्राइमरीली कवर किया जाएगा? ऑडिट के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एप्लीकेबल एफआरएफ जो आइडेंटिफाई किया गया है जिसके बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाएगा, एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट.
फिर इसमें एक पॉइंट है, यदि लॉ और रेगुलेशन इन डिटेल ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स को प्रोवाइड करती हैं, देन फिर उन बातों को जो ऑलरेडी लॉ एंड रेगुलेशन में इन डिटेल लिखा गया है, ऑडिटर को अपनी लेटर ऑफ एंगेजमेंट में दोबारा से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। रेकरिंग ऑडिट, यदि आप किसी ऑडिट को ईयर आफ्टर ईयर कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी आप थे, उससे लास्ट ईयर भी आप थे, उससे लास्ट ईयर भी आप थे, देन एवरी ईयर में क्या एक नया रेकरिंग लेटर इशू करने की जरूरत है? इसका जवाब है इन जनरल नो। हाउएवर व्हेन ए रिक्वायरमेंट अराइज, कि जब आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग टर्म्स को रिवाइज कराने की जरूरत है या टर्म्स को रिवाइज करने की जरूरत है, या तो टर्म रिवाइज नहीं करनी बट रिमाइंड कराना है, या टर्म रिवाइज ही करनी है, ओके, देन आपको रेकरिंग ऑडिट के अंदर भी लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू करना चाहिए। तो कौन सी वो सर्कमस्टांसिस हैं जहां पर रेकरिंग ऑडिट में लेटर ऑफ एंगेजमेंट इशू होगा? इंडिकेशन कि जो एंटिटी है वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑडिट के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप का। एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, change of senior management, change of ownership, change of nature and size of client's business, change in legal and regulatory requirement, change in financial reporting framework, change in other reporting requirement. 6 change: senior management, ownership, nature and size of client's business, legal or regulatory framework, financial reporting framework, other reporting requirement. 6 change। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिवाइज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इन 8 सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें ऑडिट रेकरिंग ऑडिट में लेटर ऑफ एंगेजमेंट नया इशू करने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यदि मैनेजमेंट ने आपसे कोई चेंज रिक्वेस्ट किया है तो क्या आपको उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? यदि उस चेंज की कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं बनती, आपको एग्री नहीं करना चाहिए। यदि ऑडिटर को रिक्वेस्ट की जाती है टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट, जिससे एक एश्योरेंस लेवल लो होता है, ऑडिटर को इसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन चेक करनी है। रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, आपको मना कर देना चाहिए, आप चेंज नहीं करेंगे। बट यदि आपको लगता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो आप टर्म्स को चेंज कर दीजिए और एक नया लेटर दे दीजिए, या पुराने लेटर के अंदर नई टर्म्स को रिकॉर्ड कर दीजिए। यदि ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू चेंज, उसको क्लियरली मना कर देना चाहिए, और उसके बाद यदि मैनेजमेंट आपको ओरिजिनल टर्म्स के साथ काम ना करने दे, then withdraw from the engagement and determine whether there is any obligation, either contractual or otherwise, to report the circumstances to other parties. Reasons for entity request for changes in terms of engagement. A request from the entity for the auditor to change the terms may result from circumstance change हो गई जिसके कारण नीड फॉर द सर्विस अफेक्ट हो रही है, a misunderstanding as to the nature of audit as originally requested, restriction on scope of audit engagement may be imposed by management or may be due to other circumstances. इसके जब हमने रेगुलर बैच में बात की थी तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या कारण हो सकते हैं जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रही है इन टर्म्स को चेंज करने का। तो इसका मैंने आपको एक फ्लो चार्ट भी बनवाया था पूरा। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। इसमें मैंने कोई डिटेल डिस्कशन नहीं की, कुछ चीजों को मैंने सिर्फ एक क्विक रिवीजन की फॉर्म में लिया है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं, उन टॉपिक्स के क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं, वो आपके माइंड में एकदम वो टेक्निकल टर्म्स आ जाएं, सो दैट जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वाले, आप उनको लर्न कर सके। जो हमारा पेपर है ना ये ऑडिट का, बीइंग ए सब्जेक्टिव पेपर, अब इसमें 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं और थ्योरेटिकल आंसर बनते हैं, न्यूमेरिकल तो है नहीं। अब इनके आंसर्स को लिखने के अंदर
दो मेन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 कि आपके आंसर का कंटेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एंड नंबर 2 उस कंटेंट की प्रेजेंटेशन भी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कंटेंट एप्रोप्रिएट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट आल्सो टू बी एप्रोप्रिएट। तो जब आप एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो एक बहुत जल्दी आपको ये चीजें पता चल जाती हैं कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये चीजें थी। तो यदि आप एक दिन इस चैप्टर को दे देते हैं तो आपको लगभग 1.5 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये क्विक रिवीजन में ये सारी चीजें कवर हो गई। और उसके बाद जो इसके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं आप उनको टू सम एक्सटेंट कहूंगा आपको आसानी होगी कि आप उनको याद कर पाएंगे। ये नहीं कहूंगा कि हां बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव है, टेक्निकल लैंग्वेज है, बट डेफिनेटली इतना कह सकता हूं कि ये रिवीजन आपको हेल्प जरूर करेगी। राइट? सो इस सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।